नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है। आगे कह रहा है कि ए बी पर कोई बिंदु पी है। कह रहा है ए बी भुजा पर कोई बिंदु पी है तथा सी डी पर कोई बिंदु क्यू है। ठीक है, कह रहा है ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है और ए बी पर कोई बिंदु पी है। कह रहा है सी डी भुजा पर कोई बिंदु क्यू इस प्रकार स्थित है कि एपी और पीबी का जो अनुपात है वो 3:2 है और सीक्यू और क्यूडी का जो अनुपात है वो 4:1 है। कह रहा है कि यदि पीक्यू एसी को आर पर काटता है, कह रहा है यदि पीक्यू एसी भुजा को आर पर काटता है तो ए आर का मान बताइए। कह रहा है कि ए आर जो है वो एसी के किस भाग के बराबर होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा है कि एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कहा है कि नहीं कहोगे? हाँ। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे समानांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। अगर कहा है एक समानांतर चतुर्भुज है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो सबसे पहले मैं एक समानांतर चतुर्भुज बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक समानांतर चतुर्भुज बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? दोस्तों मैंने आपके सामने एक समानांतर चतुर्भुज बनाया है। क्या बनाया है? एक समानांतर चतुर्भुज बनाया है। दोस्तों मैंने आपके सामने एक समानांतर चतुर्भुज बनाया है। ठीक है दोस्तों, इस समानांतर चतुर्भुज का जो नाम है एबीसीडी है। इस शीर्ष का नाम दोस्तों ए है, इस शीर्ष का नाम बी है, इस शीर्ष का नाम सी है, इस शीर्ष का नाम डी है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी है, तो मैंने एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी बना दिया। ठीक है, आगे कह रहा था कि एबी भुजा पर एक बिंदु पी है। कह रहा था कि एबी भुजा पर कह रहा है एबी भुजा पर एक बिंदु पी कह रहा है एक बिंदु पी इस प्रकार स्थित है। कह रहा है कि एबी भुजा पर कोई बिंदु पी है तथा सीडी भुजा पर एक बिंदु क्यू है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है एबी भुजा पर एक बिंदु पी है। क्या है? एक बिंदु पी है। मान लीजिए दोस्तों पी बिंदु यहाँ पर था। ठीक है, आगे कह रहा है आगे कह रहा है कि सीडी भुजा पर, आगे कह रहा है कि जो सीडी भुजा है उस पर एक बिंदु क्यू है। क्या है? एक बिंदु हमारा क्यू है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है कि सी क्यू भुजा पर एक बिंदु हमारा क्यू है। मान लीजिए दोस्तों क्यू बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है और उस समानांतर चतुर्भुज में एबी भुजा पर एक बिंदु पी है और सीडी भुजा पर एक बिंदु क्यू इस प्रकार स्थित है कि एपी और पीबी का जो अनुपात है वो 3:2 है और सीक्यू और क्यूडी का जो अनुपात है वो 4:1 है। ठीक है, मैंने मान लिया दोस्तों एबी भुजा पर एक बिंदु पी यहाँ पर है और सीडी भुजा पर क्यू बिंदु यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एपी और पीबी का जो अनुपात है, एपी और पीबी का जो अनुपात है वो 3:2 है। 3:2 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब एपी भुजा का पीबी भुजा के साथ जो अनुपात है वो 3:2 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं? आगे कह रहा है कि सीक्यू और क्यूडी का जो अनुपात है वो 4:1 है। कह रहा है सीक्यू और क्यूडी का जो अनुपात है वो 4:1 है। मतलब सीक्यू भुजा का क्यूडी भुजा के साथ जो अनुपात है वो 4:1 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है दोस्तों यदि पीक्यू यदि पीक्यू एसी को आर पर काटता है तो ए आर का मान बताइए। कह रहा है कि जो पीक्यू है वो एसी को आर पर काटता है। कह रहा है कि जो पीक्यू मतलब इस ये वाली रेखा का हो गया। हाँ। कह रहा है दोस्तों ये जो पीक्यू है, कह रहा है ये जो पीक्यू है ये एसी को आर पर काटता है। कहां काटता है? कहो गया आर पर काटता है। मतलब इस बिंदु का नाम क्या है? आर है। हाँ कि ना कहो गया? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमसे कह रहा है कि बताइए ए आर का मान क्या होगा? क्या ए आर का मान क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, आप इस वाले त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। इस वाले त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोस्तों इस वाले त्रिभुज के और इस वाले त्रिभुज का ये वाले दोनों कोण आपस में बराबर है कि नहीं? कहोगे हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण आपस में बराबर है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज था? कहोगे हाँ।
अगर ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो ऐसी स्थिति में ये वाली भुजा इसके बराबर समानांतर होगी, कहोगे हाँ समानांतर होगी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों समानांतर रेखा थी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों ये दोनों समानांतर रेखा है, तो ऐसी स्थिति में ये वाला और ये वाला भी समानांतर होगा, कहोगे हाँ। इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का ये दोनों समानांतर होंगी, कहोगे हाँ समानांतर होंगी। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, इन दोनों समानांतर रेखाओं को, इस समानांतर रेखा और इस समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा AC काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है और इस बिंदु पर काट रही है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा जितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा उतने ही डिग्री का कोण इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा या तिर्यक रेखा के दूसरी साइड ही बनाया जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी थीटा डिग्री का कोण बनाया जाएगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि इस त्रिभुज का दो कोण, इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। और आपको ये भी बात पता है कि जब किसी त्रिभुज के ये भी आपको बात पता है कि जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में तीसरा जो कोण होता है, दोनों त्रिभुज के तीसरा जो कोण होता है वो आपस में बराबर होता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, मतलब ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आपको एक बात पता है कि जब किसी एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होते हैं तब उस स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं कि नहीं, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको बात पता है कि जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, हाँ ना, कहोगे हाँ। और आपको ये भी बात पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए संगत भुजाओं का अनुपात होगा कितना, संगत भुजाओं का अनुपात क्या क्या होगा। अगर जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दोस्तों जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए संगत भुजाओं का अनुपात होगा कितना, क्या संगत भुजाओं का अनुपात होगा क्या, कहोगे। देखिए संगत भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए किसी एक त्रिभुज को पकड़ लेते हैं। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, मैंने ये वाला त्रिभुज पकड़ लिया, सबसे पहले ये वाला त्रिभुज पकड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। दोस्तों इस त्रिभुज में मैंने इस वाले कोण को पकड़ा, इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है, कहोगे CR है, तो मैंने CR लिख लिया। ठीक है दोस्तों, जिस कोण को पकड़ा था मैंने उसी कोण को दूसरे त्रिभुज में पकड़ा, इस कोण को पकड़ा था, इसी कोण को मैंने दूसरे त्रिभुज में पकड़ा और उसके सामने की जो भुजा है उसे लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, क्या निकल कर आया, कहोगे संगत भुजाओं का अनुपात निकल कर आया, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। संगत भुजाओं का अनुपात निकल कर आ गया, संगत भुजाओं का अनुपात निकल कर आ गया, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों जिस प्रकार आपने इस कोण को पकड़ करके संगत भुजाओं का अनुपात निकाला उसी प्रकार आप दूसरे कोण को पकड़ करके संगत भुजाओं का अनुपात निकालिए, कहोगे देखिए मैं जिस त्रिभुज को पहले पकड़ा था उसी त्रिभुज को फिर से पकड़ूंगा। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए इस त्रिभुज को पकड़ा था तो इसी कोण त्रिभुज के दूसरे कोण को मैंने पकड़ा, दूसरा कोण पकड़ा ये वाला और इसके सामने जो भुजा है उसे लिख दिया। इसके सामने की भुजा क्या है, कहोगे QC है, मतलब 4 है, कहोगे हाँ। दोस्तों जिस कोण को मैंने इस त्रिभुज में पकड़ा उसी कोण को यहाँ पर भी पकड़ूंगा, तो यहाँ पर उसी कोण को पकड़ा तो उसके सामने की भुजा क्या है, 3 है, मैंने लिख दिया। दोस्तों ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, हाँ ना, कहोगे हाँ संगत भुजाओं का अनुपात है। और आपको बात पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों अगर मैं तुलना करता हूँ तो CR, दोस्तों आपने खुद यहाँ पर देखा कि CR और AR भुजा का जो अनुपात है वो 4:3 है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं तुलना करता हूं तो इसका मतलब यही है कि यदि CR भुजा की लंबाई 4 है तो ऐसी स्थिति में AR भुजा की लंबाई 3 है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। AR भुजा की लंबाई 3 है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 4 है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो मुझे बताइए इस AC की पूरी लंबाई कितनी होगी, कहोगे AC की पूरी जो लंबाई है वो 3 होगी। AC की लंबाई कितनी होगी, कहोगे AC की जो लंबाई है, AC की लंबाई पूरी 3 होगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। AC की लंबाई पूरी 3 होगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। AC की पूरी लंबाई कितनी होगी, 3 होगी। अगर दोस्तों 3 यूनिट बराबर AC के हैं, 3 यूनिट बराबर, दोस्तों AC की लंबाई 3 यूनिट है, कहोगे हाँ। तो 3 यूनिट बराबर AC के कह सकता हूं, नहीं दोस्तों AC की पूरी लंबाई कितनी होगी, कहोगे देखिए
मैंने पूछा दोस्तों एसी की लंबाई कितनी होगी, कहोगे देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 4 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो एसी की लंबाई 7 है। कितना है? 7 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब 7 यूनिट बराबर एसी के, कहोगे हाँ 7 यूनिट बराबर एसी के है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू तो इतनी होगी। अगर 7 यूनिट बराबर एसी के है तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों हमें किसकी वैल्यू बतानी थी, कहोगे ए आर की वैल्यू बतानी थी, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू बतानी थी, कहोगे हाँ 3 यूनिट की वैल्यू बतानी थी। ए आर की वैल्यू ही तो बतानी थी, और ए आर की वैल्यू कितनी है, कहोगे 3 यूनिट, मतलब 3 की वैल्यू बतानी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे 3, कहोगे देखिए 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3AC/7 होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब मतलब ए आर भुजा की जो लंबाई है, ए आर भुजा की जो लंबाई है 3AC/7 है, 3AC/7 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ 3AC/7 सेंटीमीटर, 3AC/7 सेंटीमीटर है। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अगर दोस्तों आपको संगत भुजाओं का अनुपात निकालना आता है तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर बता सकते हैं कि भैया अगर इस और इस कहोगे देखिए इस भुजा का और इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए अगर इस भुजा का इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात होगा, तो जो इन भुजाओं का अनुपात होगा वही इन और इस भुजाओं का भी अनुपात होगा। अगर इस और इस भुजा का अनुपात 4:3 है तो इस और इस भुजा का भी अनुपात 4:3 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने समझाने के लिए इस चीज का प्रयोग किया। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD समानांतर चतुर्भुज है, कह रहा है कि और कोण DAB बराबर 60 डिग्री है, कह रहा है कोण DAB बराबर 60 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आगे कह रहा है यदि कोण A और कोण B के समद्विभाजित करने वाली AP रेखा और BP रेखा, कह रहा है कि कोण A और कोण B को समद्विभाजित करने वाली मतलब 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा जो है AP और BP, कह रहा है CD पर P बिंदु पर मिलते हैं, कह रहा है CD को P बिंदु पर मिलते हैं। कह रहा है कि तब CP भुजा की लंबाई क्या होगी, CP भुजा की लंबाई क्या होगी। कह रहा है CP भुजा की लंबाई DP भुजा की लंबाई का दोगुना होगा, कि DP भुजा की लंबाई का आधा होगा, कि DP भुजा की लंबाई का 1/3 होगा, कि CP की लंबाई DP भुजा के बराबर होगी। यही क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, इसलिए मुझे समानांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करवाने के लिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो सबसे पहले मैंने एक समानांतर चतुर्भुज बनाया, यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पर बनाया आपके सामने। दोस्तों ये मैंने एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाया है। दोस्तों मैंने ये एक समांतर चतुर्भुज, 1 मिनट रुकिए। हाँ दोस्तों मैंने आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण DAB बराबर 60 डिग्री है, DAB बराबर 60 डिग्री, मतलब यहाँ पर बनने वाला जो कोण है, यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ये क्या है, कहोगे ये एक समांतर चतुर्भुज है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ समांतर चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों हमें ये बात पता है कि समांतर चतुर्भुज है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, आगे कह रहा है दोस्तों A और B कोण को समद्विभाजित करने वाली जो रेखा है AP और PB BP CD को P बिंदु पर मिलती है, मतलब CD पर एक बिंदु P स्थित है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। CD बिंदु पर CD भुजा पर एक बिंदु P स्थित है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है AP और PB जो है वो इस और इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ये AP जो रेखा है और BP जो रेखा है CD को P बिंदु पर मिल रहे हैं, मतलब जो P बिंदु है CD पर स्थित है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है AP और जो BP रेखा है वो इस दोनों कोण को 2 बराबर भागों में बांटती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोनों कोण को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर बनने वाला कोण 60 डिग्री था, कहोगे? हाँ। अगर AP रेखा इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट दी है तो प्रत्येक कोण 30 डिग्री हो गया होगा, कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी मुझे यहाँ तक बताइए, कहोगे नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बताया था कि नहीं, कहोगे? हाँ। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण बना होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ।
कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि ये समानांतर रेखा और ये समानांतर रेखा है और इस समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण का योग 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस 180 में से यहाँ पर बनने वाला कोण 60 डिग्री है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण 120 डिग्री होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। और इस चीज को मैंने कल या परसों मैंने बताया था कि भैया समानांतर चतुर्भुज में संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम इसके सहारे भी ये वाला कोण निकाल सकते थे, आता वही। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण 120 डिग्री मुझे मिल गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो बीपी रेखा थी इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दी है, तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री हो गया होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, ये त्रिभुज आप देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, जिसमें से इन दोनों कोणों की भागीदारी 120 डिग्री है, तो ये वाला कोण की इस वाले कोण की भागीदारी भी 60, इस वाले कोण की भागीदारी 60 डिग्री की होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर ये दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण का योग क्या होगा कहोगे? यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण का भी योग 180 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। या आप दूसरे तरीके से दोस्तों, अगर मैं इस वाले कोण को निकालना चाहूँ तो इस वाले कोण की भी मदद से निकाल सकता हूँ, या मैं दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूँ, कैसे कहोगे? देखिए यहाँ पर बनने वाला कोण 120 डिग्री, अगर यहाँ पर बनने वाला कोण 120 डिग्री है तो यहाँ पर भी बनने वाला कोण 120 डिग्री होगा कि नहीं कहोगे हाँ? 120 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, इस त्रिभुज को आप देख रहे हैं कहोगे हाँ, इस त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज में इन दोनों कोणों का योग इस और इस कोण का योग 150 डिग्री है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और इस 180 में से इन दोनों कोणों की भागीदारी 150 है, तो ऐसी स्थिति में तीसरा जो कोण है उसकी भागीदारी 30 डिग्री की होगी, मतलब यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो 30 डिग्री है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों मुझे आशा है कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, ये कौन सा त्रिभुज है कहोगे? ये एक तरह से समबाहु त्रिभुज है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये एक तरह से देखा जाए समबाहु त्रिभुज है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होगी, मतलब अगर इस भुजा की लंबाई a है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा की भी लंबाई a होगी और इस भुजा की लंबाई भी a होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये एक समानांतर चतुर्भुज है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये एक समानांतर चतुर्भुज है तो ऐसी स्थिति में आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी। अगर दोस्तों ये वाली भुजा हमारी a है तो ये वाली भुजा भी तो हमारी a होगी कहोगे हाँ, ये वाली भुजा भी हमारी a होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, इस त्रिभुज को आप देख रहे हैं कहोगे हाँ, इस त्रिभुज को हम देख रहे हैं। दोस्तों इस त्रिभुज को आप देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज में यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाले कोण आपस में बराबर हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। और आपको ये भी बात पता है कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में उन कोणों के सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस कोण की सम्मुख भुजा ये वाली होगी और इस कोण की सम्मुख भुजा ये वाली होगी। दोस्तों आपको बात पता है, दोस्तों आपको एक बात पता है कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में उन कोणों के सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। मतलब अगर इस कोण की सम्मुख भुजा ये वाली हमारा a है, इस कोण की सम्मुख भुजा ये वाली हमारी a है, तो ऐसी स्थिति में इस कोण की सम्मुख भुजा ये वाली भी हमारी a होगी। क्या होगी? a होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए पीसी भुजा की लंबाई कितनी है कहोगे? देखिए पीसी भुजा की जो सीपी भुजा या पीसी भुजा बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, सीपी भुजा की लंबाई कितनी है कहोगे? सीपी भुजा की लंबाई a है, क्या है? a है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। और डीपी भुजा की लंबाई कितनी है कहोगे? डीपी भुजा की लंबाई a है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि सीपी भुजा की लंबाई भी a है, डीपी भुजा की लंबाई भी a है, सीपी भुजा की लंबाई भी a है और डीपी भुजा की लंबाई भी a है। तो ऐसी स्थिति में दोनों की लंबाई क्या है? बराबर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब सीपी जो है वो डीपी भुजा के बराबर है, मतलब सीपी जो भुजा है वो डीपी भुजा के बराबर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में भुजा AB को E तक इस प्रकार बढ़ाया गया है
किस प्रकार बढ़ाया गया है कि बीई भुजा जो है एबी भुजा के बराबर है। आगे कह रहा है कि डीई बीसी को, कह रहा है डीई जो है बीसी को क्यू बिंदु पर काटता है। कह रहा है ज्ञात करो कि बिंदु क्यू, कह रहा है ज्ञात करिए कि बिंदु क्यू भुजा बीसी को किस अनुपात में डिवाइड करेगा। कह रहा है कि जो बिंदु क्यू है वो बीसी भुजा को किस अनुपात में डिवाइड करेगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी है। तो ऐसी अवस्था में मुझे एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी बनाना पड़ेगा अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो। हाँ तो सबसे पहले मैं एक समानांतर चतुर्भुज बना दे रहा हूं। दोस्तों मैंने आपके सामने एक समानांतर चतुर्भुज बनाया है। बनाने की कोशिश की है। ठीक है, आपके सामने एक समानांतर चतुर्भुज बनाने की कोशिश की है। ठीक है, एक मिनट रुकिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी है। ठीक है, कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी बना लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एबी को ई तक बढ़ाया गया है। कह रहा है एबी भुजा को ई तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि बीई की लंबाई जो है एबी के बराबर है। ठीक है दोस्तों, एबी ये जो भुजा है इसको ई तक बढ़ाया गया है। हाँ कि ना हो गया? ई तक बढ़ाया गया है। कह रहा है कि ये जो कह रहा है एबी को ई तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि जो बीई है, बीई जो है एबी के बराबर है। कह रहा है इस प्रकार बढ़ाया गया कि बीई की लंबाई एबी के बराबर है, मतलब इस भुजा की लंबाई इस भुजा के बराबर है। हाँ कि ना हो गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे दोस्तों कह रहा है कि डीई बीसी को क्यू पर काटता है। कह रहा है डीई बीसी को क्यू पर काटता है। दोस्तों ये जो डी है और ये ई है इसे एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। डी और ई को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। ठीक है दोस्तों, डीई को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। हाँ कि ना हो गया? हाँ। कह रहा है ये जो डीई रेखा है बीसी को क्यू पर काटती है। कह रहा है कि ये जो डीई रेखा है बीसी को क्यू पर काटती है। हाँ कि ना हो गया? मतलब इस बिंदु का नाम क्यू है। हाँ, यहाँ तक दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। कह रहा है कि बताइए ये जो क्यू बिंदु है बीसी को किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है। हाँ कि ना हो गया? हाँ। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है फिगर बनाने की। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है। मैंने कहा ठीक है। आगे कहा था कि एबी भुजा को बी ई बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि बीई की लंबाई जो है एबी के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों अगर इस भुजा की लंबाई हमारा 1 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा की भी लंबाई 1 यूनिट होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों कह रहा था कि इस प्रकार बढ़ाया गया है कि बीई की लंबाई और एबी की लंबाई बराबर है, मतलब अगर एबी भुजा की लंबाई 1 यूनिट है तो बीई भुजा की लंबाई भी 1 यूनिट होगी, मतलब अगर एबी भुजा की लंबाई 2 यूनिट है तो बीई भुजा की लंबाई भी 2 यूनिट होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो मानने को आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने अपने अनुसार मान लिया कि भैया एबी की लंबाई 1 है। ठीक है दोस्तों, एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज तक हो गया। हाँ, एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अगर दोस्तों एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है तो आप मुझे बताइए समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं कि नहीं? हो गया? हाँ, समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर दोस्तों एबी की लंबाई 1 यूनिट है, एबी भुजा की लंबाई 1 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में सीडी भुजा की लंबाई 1 यूनिट होगी कि नहीं? हो गया? हाँ, सीडी भुजा की लंबाई भी 1 यूनिट होगी। हाँ कि नहीं? हो गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आप दोस्तों सी क्यू डी त्रिभुज देख रहे हैं? हो गया? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों क्यू ई बी त्रिभुज देख रहे हैं? हो गया? हाँ। दोस्तों ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप है। ठीक है, मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं कैसे समरूप है। दोस्तों इस वाले त्रिभुज की का ये वाला कोण जो है इस वाले त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। हाँ कि ना? हो गया? ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि ये वाली रेखा और ये वाली क्या है? समांतर रेखा है। हो गया? हाँ।
दोस्तों इस और इस समानांतर रेखा को, इस और इस समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा सीबी इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट रही है। हाँ कि नहीं? हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर बनने वाला कोण अगर थीटा है तो ऐसी स्थिति में इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर भी बनने वाला कोण थीटा होगा। मतलब इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है। हाँ कि नहीं? हाँ। तो ऐसी स्थिति में तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो कोण बराबर हो गए अपने। जब दो कोण बराबर होते हैं दो त्रिभुजों के, तो ऐसी स्थिति में तीसरा कोण बराबर होता है अपने आप ही। हाँ कि नहीं? हाँ। मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण इस त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर है। हाँ कि नहीं? हाँ। ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। हाँ कि नहीं? हाँ। अगर दोस्तों समरूप है तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर होगा। कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों आपको पता है कि CD भुजा का BE भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? कहोगे संगत भुजाओं का अनुपात कहलाएगा। हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों आपको पता होगा अच्छे तरीके से कि CD भुजा का BC भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? संगत भुजाओं का अनुपात होगा। हाँ कि नहीं? हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों QC भुजा का QB भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो भी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों CD भुजा का BE भुजा के साथ अनुपात है कितना? कहोगे देखिए CD भुजा की लंबाई 1 है, BC भुजा की लंबाई 1 है, CD भुजा की लंबाई 1 है और BE भुजा की लंबाई 1 है। मैंने कहा हाँ। तो कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो CD भुजा का BE भुजा के साथ जो अनुपात है वो 1:1 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों CD भुजा का BE भुजा के साथ अनुपात 1:1 है तो यही अनुपात CQ भुजा का QB भुजा के साथ भी होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब अगर CB भुजा की लंबाई CQ भुजा की लंबाई 1 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में QB भुजा की लंबाई भी 1 यूनिट होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ डिटेल से, ठीक है। दोस्तों आपको पता है ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। कहोगे हाँ। तो संगत भुजाओं का अनुपात होगा कितना? संगत भुजाओं का अनुपात होगा क्या क्या? कहोगे देखिए संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है तो सबसे पहले हमें किसी त्रिभुज को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इस त्रिभुज को पकड़ लिया, दोस्तों हमें इस वाली भुजा और इसी भुजा का तो अनुपात पता करना है। कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों इस भुजा को हमें इस भुजा की वैल्यू पता करनी है और इस भुजा की वैल्यू पता करनी है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों मैंने इस त्रिभुज को पकड़ा, इस वाली भुजा को निकालना है तो मुझे इस वाले कोण को पकड़ना पड़ेगा। दोस्तों इस त्रिभुज में मैंने इस कोण को पकड़ा और इस कोण के सामने की जो भुजा है उसे लिख दिया CQ, ठीक है। दोस्तों जिस कोण को पकड़ा हूं उसी कोण को मुझे दूसरे त्रिभुज में पकड़ना है, ठीक है। तो दूसरे त्रिभुज में गया और इसी कोण को पकड़ लिया, इस कोण को पकड़ लिया। इस कोण के सामने की भुजा क्या है? QB मैंने लिख दिया। तो ये क्या है? कहोगे ये संगत भुजाओं का अनुपात है। ये क्या है? संगत भुजाओं का अनुपात है। हाँ क्या? कहोगे हाँ, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा संगत भुजाओं का अनुपात निकालिए। जिस प्रकार आपने इस कोण को पकड़कर संगत भुजाओं का अनुपात निकाला उसी प्रकार आप दूसरे कोण को पकड़कर संगत भुजाओं का अनुपात निकालिए, ठीक है। दोस्तों अगर मैं इस वाले कोण को पकड़कर निकालता हूं तो आप मुझे बताइए CQ की लंबाई पता ना है, QB की लंबाई पता ना है। अगर मैं ये भी लिख देता हूं तो मैं किसकी लंबाई निकालूंगा? किसी की लंबाई तो निकाल नहीं पाऊंगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अब खुद सोचिए मैं इसकी निकालूंगा कि इसकी निकालूंगा। अगर मैं DQ लिख देता हूं यहाँ पर इस कोण को पकड़कर तो बताइए मैं लंबाई निकाल पाऊंगा CQ और QB की? CQ और QB भुजा का अनुपात निकाल पाऊंगा? कहोगे नहीं निकाल पाऊंगा। मतलब इस कोण को आपको नहीं पकड़ना है, ठीक है। अब दोस्तों मैं इस कोण को पकड़ ले रहा हूँ। इस कोण के सामने की भुजा क्या है? 1 है, मैंने लिख दिया। जिस कोण को दोस्तों इस त्रिभुज में पकड़ा हूँ उसी कोण को यहाँ पर भी पकड़ूंगा, ठीक है। इसी कोण को पकड़ा इस त्रिभुज में इसी कोण को पकड़ा और उसके सामने की भुजा जो है उसे लिख दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है। और आपको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया, ठीक है। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि CQ भुजा का QB भुजा के साथ जो अनुपात क्या है? कहोगे 1:1 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं तुलना करता हूँ तो इसका मतलब यही है कि यदि CQ भुजा की लंबाई 1 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में QB भुजा की लंबाई भी 1 यूनिट है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि ये जो Q बिंदु है CB को दोस्तों आप खुद देख रहे हैं दोस्तों ये Q बिंदु जो है BC को 1:1 में बांट रहा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि Q जो है BC भुजा को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है।
हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयत ABCD के विकर्ण O पर मिलते हैं। कह रहा है यदि कोण BOC बराबर 44 डिग्री है, कह रहा है कि यदि कोण BOC बराबर 44 डिग्री है तब कोण OAD बराबर बताइए, कोण OAD बराबर बताइए, कोण OAD बराबर बताइए। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे दोस्तों जहां पर जिसकी आवश्यकता पड़ेगी मैं वो चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, जहां पर जैसी आवश्यकता पड़ेगी वो चीज मैं आपको बताता चलूंगा कि भैया जैसे कि आयत आ गया तो उस आयत में जो जो प्रॉपर्टी होगी मैं आपको वहां पर बताता चलूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आयत ABCD के विकर्ण O पर मिलते हैं। ठीक है, कह रहा है यदि BOC बराबर 44 डिग्री है तब बताइए कोण OAD बराबर बताइए क्या होगा। कह रहा है कोण OAD की वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, इस फिगर को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, इस फिगर को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मैंने ये आयत बना लिया ABCD। दोस्तों मैंने ये आयत बना लिया एक ABCD। ठीक है, जैसा आकृति में दिखाया गया था वैसा मैंने आयत बना लिया। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को इस आयत के दोनों विकर्ण खींचे गए हैं, तो मैंने दोनों विकर्ण खींच दिए। ठीक है, दोनों विकर्ण दोस्तों O बिंदु पर मिल रहे हैं। ठीक है, दोनों विकर्ण O बिंदु पर मिल रहे हैं। ठीक है, यहां पर बनने वाला कोण हमारा 44 डिग्री है। क्या है? 44 डिग्री है। ठीक है, कह रहा है कि बताइए OAD का मान क्या होगा, OAD का मान क्या होगा, यहां पर बनने वाला कोण क्या होगा, यहां पर बनने वाला कोण क्या होगा, इस कोण की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, किसी भी आयत में दोस्तों आपको पता है कि आयत जो होता है उसमें एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, और उस आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। हाँ कि ना कहोगे हम, मतलब अगर ये वाली भुजा हमारी A सेंटीमीटर तो ये वाली भुजा हमारी A सेंटीमीटर होगी। हाँ कि ना कहोगे। इसी प्रकार इस वाली भुजा को हम चौड़ाई कहते हैं, अगर ये वाली भुजा हमारी B है तो ये वाली भुजा भी हमारी B होगी। हाँ कि ना कहोगे दोस्तों, इस वाली भुजा को हम लंबाई कहते हैं, जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दोस्तों ये हमारी L है तो ये भी हमारी, अगर दोस्तों इसकी लंबाई L है तो इसकी लंबाई भी L होगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसकी लंबाई B है तो इसकी लंबाई भी B होगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। एक चीज और मैं बता देता हूँ, ठीक है, मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, अलग से फिगर बनाकर, क्योंकि उस चीज का काम लग रहा है यहाँ पर, इसलिए मैं बताऊंगा। इस टाइम जिस चीज का काम लगेगा मैं उस चीज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, मैं कुछ बताना चाह रहा हूं आपको। ठीक है दोस्तों, ये आयत था, क्या है आयत, एक आयत है दोस्तों, ये एक आयत है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं दोस्तों। इस आयत की जो लंबाई है L है और इस आयत की जो चौड़ाई है वो B है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। हाँ कि नहीं हाँ दोस्तों, मैंने एक विकर्ण खींच दिया, ये एक विकर्ण खींच दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हाँ कि नहीं हाँ दोस्तों, आप मुझे बताइए, ये तो एक तरह से देखा जाए तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, कहोगे हाँ। अगर ये समकोण त्रिभुज हो गया तो ये वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, कहोगे हाँ। तो इस वाली भुजा की लंबाई क्या होगी, कहोगे इस वाली भुजा, कहोगे देखिए कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कहोगे देखिए अगर इस वाली भुजा की लंबाई निकालनी है तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। अगर मैं दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं तो इस वाली भुजा की लंबाई, ये जो कर्ण है इसकी लंबाई निकल कर आएगी, इसकी लंबाई हमारी निकल कर आएगी √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ, यही तो निकल कर आएगी, कहोगे हाँ यही निकल कर आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर ये वाली हमारी भुजा हमारी L है तो ये वाली भुजा भी तो हमारी L होगी, कहोगे हाँ। ठीक है, इसी प्रकार मुझे एक बात बताइए, अगर ये वाली भुजा हमारी B है तो ये वाली भुजा भी तो B होगी, कहोगे हाँ ये वाली भुजा भी B होगी। ठीक है,
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैंने दूसरा विकर्ण खींच दिया, ऐसे दूसरा विकर्ण खींच दिया। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार मैंने पहला विकर्ण खींचा था उसी प्रकार मैंने दूसरा विकर्ण भी आपके सामने खींच दिया, आपके सामने दूसरा विकर्ण भी खींच दिया। ठीक है दोस्तों, आप इस वाले त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों आप इस वाले त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों यहाँ पर तो 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, आपको पता होगा कहोगे हाँ। दोस्तों ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, ये क्या हो गया कहोगे, कर्ण हो गया, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है। हाँ कि नहीं हो गया। तो आप मुझे बताइए इस समकोण त्रिभुज में इस कर्ण की लंबाई क्या होगी, इस कर्ण की लंबाई क्या होगी कहोगे। देखिए इस कर्ण की जो लंबाई होगी, अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं तो इस कर्ण की लंबाई निकल कर आएगी L स्क्वायर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, जो पहला विकर्ण था उसकी लंबाई भी L स्क्वायर प्लस अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर थी, और जो दूसरा विकर्ण था उसकी लंबाई भी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। ठीक है तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि आयत के दोनों विकर्ण की लंबाई क्या है, बराबर है। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात गाढ़ बात लीजिए कि तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी आयत के, दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आयत के विकर्ण की लंबाई हमेशा बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, इसी चीज को मुझे समझाना था। ठीक है तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आयत के विकर्ण की लंबाई हमेशा बराबर होती है, मतलब दोनों जो विकर्ण होते हैं उनकी लंबाई आपस में बराबर होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते थे, उसी प्रकार दोस्तों आयत में भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जिस प्रकार दोस्तों समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, उसी प्रकार दोस्तों आयत के भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, मतलब दोस्तों ये ऐसे विकर्ण था कहोगे हाँ। दोस्तों इस विकर्ण पर एक रेखा ऐसे खींची गई, तो इस रेखा ने इस विकर्ण को दो बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप ये वाला विकर्ण देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों ये वाला विकर्ण देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों इस वाले विकर्ण पर एक रेखा ऐसे खींची गई, तो ऐसी स्थिति में ये वाला जो विकर्ण था दो बराबर भागों में बांट गया, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जिस प्रकार समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, उसी प्रकार दोस्तों आयत के विकर्ण भी एक दूसरे को समान भागों में बांटते हैं। हाँ कि नहीं हाँ। उसी प्रकार दोस्तों आयत के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा एक तरह से 44 डिग्री होगा कि नहीं कहोगे हाँ। क्यों कहोगे, इसलिए क्योंकि ये एक तरह से अगर यहाँ पर बनने वाला कोण है तो यहाँ पर भी बनने वाला कोण 44 होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। ठीक है, एक बात बताइए, मैं अच्छे तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर इस भुजा की लंबाई मान लो 2 है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस वाले विकर्ण ने 1 और 1 के अनुपात में 1 और 1 के हिस्से में डिवाइड कर दिया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, मैं समझा रहा हूँ, ये सब लिखना नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों इस वाले विकर्ण की लंबाई 2 थी तो इस वाले विकर्ण की भी तो लंबाई 2 होगी कहोगे हाँ। ठीक है, अब दोस्तों जब ये वाला विकर्ण खींचा गया तो इस वाले विकर्ण ने इस वाले विकर्ण को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा, मतलब 1 और 1 के हिस्से में बांट दिया होगा कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि इस यहाँ से यहाँ तक की जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई यहाँ से यहाँ तक की है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, मतलब ये वाला पार्ट, मतलब OD भुजा और OA भुजा आपस में बराबर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी आयत में के विकर्ण अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर, आयत के विकर्ण एक दूसरे को वो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये वाला जो होगा यहाँ से यहाँ तक का भाग और यहाँ से यहाँ तक के भाग आपस में बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि दोनों विकर्ण यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसलिए ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होंगी। हाँ कि नहीं हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी बात पता है दोस्तों, इस वाले त्रिभुज को आप देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों इस वाले त्रिभुज को आप देख रहे हैं कहोगे हाँ, हम इस वाले त्रिभुज को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात पता है कि जब किसी त्रिभुज के दो भुजाएं, जब दोस्तों आपको एक बात पता है कि जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो ऐसी स्थिति में उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। पता है कि नहीं कहोगे हाँ, हमें पता है। ठीक है
दोस्तों इस भुजा के सम्मुख कोण ये वाला होगा और इस भुजा का सम्मुख कोण ये होगा। दोस्तों इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है और इस भुजा का सम्मुख कोण ये वाला होगा और इस भुजा का सम्मुख कोण ये वाला होगा। हाँ कि ना? हाँ दोस्तों, आपको ये बात पता है कि जब किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होती हैं तो ऐसी स्थिति में उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। मतलब अगर इस भुजा के सामने ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री है तो ऐसी स्थिति में इस वाली भुजा के सामने ये वाला कोण भी हमारा थीटा डिग्री होगा। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। कहोगे हाँ, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, जिसमें से इस कोण की भागीदारी 44 डिग्री है। कहोगे हाँ, ठीक है। 6 7 में से तो इस प्रकार देखा जाए तो इन दोनों कोणों की भागीदारी क्या है? 136 डिग्री है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों दो बराबर कोण है, दोस्तों इन दोनों बराबर कोणों का योग क्या है? कहोगे 136 है। अगर दोस्तों इन दोनों कोणों की भागीदारी 136 डिग्री है तो मैं कह सकता हूं कि दो समान कोणों का योग 136 डिग्री है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दो समान कोणों का योग 136 डिग्री है तो उनमें से प्रत्येक कोण की भागीदारी कितनी है? प्रत्येक कोण का वैल्यू कितना है? प्रत्येक कोण का मान कितना है? कहोगे 2 8 2 6 12 2 8 16। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया प्रत्येक कोण जो है 68 डिग्री है। मतलब ये वाला जो कोण है ये 68 डिग्री है और ये वाला जो कोण जो है ये भी हमारा 68 डिग्री है। हमसे दोस्तों ये वाला कोण पूछा था तो मैं कह सकता हूँ कि भैया कोण DAC का मान जो होगा, कोण DAC का जो मान होगा 68 डिग्री होगा। क्या होगा? 68 डिग्री होगा। क्या होगा दोस्तों? 68 डिग्री होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयत ABCD के अंदर Q एक बिंदु है। कह रहा है कि आयत ABCD के अंदर Q एक बिंदु है। ठीक है, कह रहा है कि यदि QA बराबर 3 है, QB बराबर 4 है और QC बराबर 5 है तो QD की लंबाई क्या होगी? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करवाने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना पड़ेगा और वो कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वो याद कैसे होगा? आप बार बार करेंगे, कितनी बार? 2 3 4 5 बार करेंगे तो अपने आप ही रट जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट वेट। आया जस्ट। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि आयत ABCD के अंदर Q एक बिंदु है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे एक आयत बनाना पड़ेगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा है कि एक आयत है उसके अंदर Q एक बिंदु है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। और कह रहा है QA की लंबाई जो है 3 है, QB की लंबाई 4 है, QC की लंबाई 5 है, तो QD की लंबाई बताइए। मतलब मुझे एक आयत ABCD बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने एक आयत बना लिया। सबसे पहले मैंने एक आयत बनाने की कोशिश की। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक आयत बनाने की कोशिश की। दोस्तों मैंने आपके सामने एक आयत बनाने की कोशिश की है। दोस्तों मैंने आपके सामने एक आयत बनाने की कोशिश की है। ठीक है, दोस्तों मैंने आपके सामने एक आयत बनाने की कोशिश की है। क्या बनाने की कोशिश है? एक आयत। ठीक है दोस्तों, इस आयत का जो नाम है, इस आयत का नाम ABCD है। ठीक है, इस चीज का नाम मैंने A रख लिया, इस चीज का नाम मैंने B रख लिया, इस चीज का नाम मैंने C रख लिया, इस चीज का नाम D रख लिया। ऐसा नहीं है आप इस चीज का नाम A रख सकते हैं, ऐसा नहीं है आप इस चीज का नाम A रख सकते हैं, चाहे जिसका रख सकते हैं। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कह रहा है कि इस ABCD इस आयत ABCD के अंदर एक बिंदु Q है।
ठीक है, कह रहा है एक बिंदु क्यू है। मान लीजिए दोस्तों ये बिंदु है हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। कह रहा है कि ये बिंदु है, मान लीजिए दोस्तों ये क्यू हमारा है। कह रहा है क्यू ए बराबर 3 है। दोस्तों क्यू ए को मिलाया गया है, क्यू ए को मिलाया गया है, क्यू ए को मिलाया गया है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों क्यू बी को मिलाया गया है, इसी प्रकार दोस्तों क्यू बी को मिलाया गया है, इसी प्रकार दोस्तों क्यू बी को मिलाया गया है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों क्यू डी को मिलाया गया है, इसी प्रकार दोस्तों क्यू डी को मिलाया गया, इसी प्रकार दोस्तों क्यू सी को मिलाया गया है, इसी प्रकार दोस्तों क्यू सी को मिलाया गया है, ठीक है। और ये जो क्यू ए है और ये जो क्यू ए है इसकी लंबाई दोस्तों 3 दिया है, और जो क्यू बी है इसकी लंबाई 4 दिया है, और जो क्यू सी है इसकी लंबाई 5 दिया है, और ये जो क्यू डी है इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है, इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है। हाँ कि ना, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, सीधे हम कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और आपको तब याद होगा जब आप 3-4 बार इसी क्वेश्चन को आप करेंगे। दोस्तों ये हमारा एक आयत ABCD है। दोस्तों ये हमारा एक आयत ABCD है, ठीक है। अगर दोस्तों इस ABCD के अंदर हमारा एक बिंदु Q है और एक बिंदु Q है, और इस Q बिंदु को A से मिला दूं और इस Q बिंदु को B से मिला दूं, और इसी Q बिंदु को इसी Q बिंदु को मैं C से मिला दूं, इसी Q बिंदु को मैं D से मिला दूं। मतलब इस Q बिंदु को अगर मैं चारों शीर्षों से मिला दूं तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये क्यू ए का स्क्वायर जो होगा और क्यू सी का जो स्क्वायर दोस्तों, ऐसी स्थिति में क्यू ए और क्यू सी की स्क्वायर का जो योग होगा, क्यू ए और क्यू सी स्क्वायर का जो योग होगा वो क्यू डी और क्यू बी के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, क्यू बी स्क्वायर के योग के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट है आपका कि यदि किसी आयत में दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि यदि किसी आयत में एक बिंदु Q है तो ऐसी स्थिति में ए क्यू और क्यू सी भुजा का जो स्क्वायर का योग होगा वो बराबर होगा क्यू डी और क्यू बी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, ठीक है। ये दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों इस चीज का हम उपयोग यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों आपके सामने एक चतुर्भुज ABCD है, हाथ में पकड़ा है दोस्तों, आपके सामने एक चतुर्भुज ABCD है और उस चतुर्भुज दोस्तों आपके सामने एक आयत ABCD है, दोस्तों आपके सामने एक आयत ABCD है और उस ABCD आयत के अंदर एक बिंदु Q है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपके सामने एक आयत है और उस आयत के अंदर एक बिंदु Q है, हाँ कि ना हो गया, हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों AQ और QC भुजा का जो स्क्वायर का योग होगा, AQ और QC भुजा की स्क्वायर का जो योग होगा वो वास्तव में DQ और QB भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। हमारा कॉन्सेप्ट तो यही कहता है, कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों। AQ भुजा की लंबाई हमें 3 दिया है तो यहाँ पर रखूंगा तो आएगा 9, ठीक है। QC भुजा की लंबाई हमें 5 दिया है तो 5 रखूंगा तो आएगा 25, ठीक है, बराबर का साइन लगा दिया। DQ भुजा की लंबाई निकालनी है तो मैंने DQ स्क्वायर लिख दिया वैसे ही, ठीक है। QB भुजा की लंबाई 4 दिया तो मैंने 16 लिख दिया, यहाँ पर 4 का स्क्वायर करूंगा, ठीक है। अगर मैं दोस्तों DQ स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं तो DQ स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी कहोगे, देखिए 25 ना होता 34 में से हम 16 घटाएंगे कहोगे, देखिए 25 और 9 होता है 34 और 34 में से अगर मैं 16 घटाता हूँ तो आएगा 18, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। मतलब DQ स्क्वायर बराबर आएगा 18, कहोगे हाँ, ठीक है। स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट चलेगा, कहोगे हाँ, अंडर रूट चलेगा। तो अंडर रूट 18 की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा 3 अंडर रूट 2। मतलब ये जो DQ है इसकी लंबाई क्या है 3 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है, क्या 3 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ, ठीक है। अब बात आती है कि मैं और तेजी से कैसे करूँ, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। बात आती है मैं और तेजी से कैसे करूं, ठीक है। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है
सीधे आप स्क्वायर लिखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हो गया, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। दोनों को दोस्तों जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है दोस्तों। जोड़ने के बाद क्या, जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर अगर ये वाली भुजा दिया है तो इसका स्क्वायर जोड़कर इसका स्क्वायर करके घटा दीजिए, अगर ये वाली भुजा दिया है तो इसका स्क्वायर करके घटा दीजिए, ठीक है। अगर ये वाली भुजा दिया है तो इसका स्क्वायर करके अगर आप घटाते हैं इसमें से तो ऐसी स्थिति में ये वाली भुजा मिल जाएगी। अगर ये वाली भुजा दिया है, ये वाली भुजा दिया है तो इस वाली भुजा का स्क्वायर करके आप घटा दीजिए, ये वाली भुजा मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इस वाली भुजा का स्क्वायर करके घटा दिया तो घटाया 16 आ गया, ठीक है। और जो आया है दोस्तों उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, उसका वर्गमूल निकाल दीजिए दोस्तों। आया है 18, 18 का मैं वर्गमूल निकालूंगा तो आएगा 3√2 आएगा, मतलब इस वाली भुजा की जो लंबाई है 3√2 होगी दोस्तों। इस प्रकार आप जल्दी से निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। और वैसे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों। आप बार बार इस तरीके से करेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी ये चीज़ डायरेक्ट लिखने की, ये चीज़ डायरेक्ट लिखने की आदत पड़ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक आयत है जिसमें AB और BC की लंबाई का अनुपात 3:2 है। कह रहा है कि ABCD एक आयत है जिसमें AB और BC की लंबाई का अनुपात 3:2 है। कह रहा है यदि P AB का मध्य बिंदु है तो साइन CPB का मान क्या होगा, साइन CPB का मान क्या होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD एक आयत है, क्या है ABCD एक आयत है। सबसे पहले मैंने एक आयत बनाने की कोशिश की, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा है कि भैया ABCD है, ABCD एक आयत है, तो सबसे पहले मैंने एक आयत बनाने की कोशिश की, एक आयत बनाने की कोशिश की, ठीक है। दोस्तों मैंने एक आयत बना लिया है, दोस्तों मैंने एक आयत बना लिया है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत ABCD है, मैंने एक आयत ABCD बना लिया, एक आयत ABCD बना लिया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें एक तरह से यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है कि AB और BC भुजा का जो अनुपात है 3:2 है। कह रहा है ये वाली भुजा और ये वाली जो भुजा है इसका अनुपात 3:2 है, 3:2 है। मतलब अगर AB भुजा की लंबाई 3 है तो BC भुजा की लंबाई 2 है, हाँ ना कर दिया हम। आगे कह रहा है कि P जो है AB का मध्य बिंदु है। कह रहा है जो P है वो AB का मध्य बिंदु है। ये जो दोस्तों P बिंदु है AB का मध्य बिंदु है, क्या है AB का मध्य बिंदु है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, ये इस AB की पूरी लंबाई कितनी है कहोगे 3 यूनिट है। अगर दोस्तों P मध्य बिंदु है तो आप मुझे बताइए इस भाग की जितनी लंबाई होगी उतनी ही तो इस भाग की होगी कहोगे हाँ, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस पूरे भाग की लंबाई 3 यूनिट है और जो P बिंदु है इस पूरे भाग को 2 बराबर भागों में बांट रहा है कहोगे हाँ। तो प्रत्येक की लंबाई कितनी होगी, अगर P बिंदु इस पूरे AB भुजा की लंबाई को 2 बराबर भागों में बांट रहा है तो PB भुजा की लंबाई क्या होगी कहोगे 1.5 मीटर होगी, 1.5 सेंटीमीटर या 1.5 मीटर होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1.5 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी 1.5 है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आगे दोस्तों आगे कह रहा है कि साइन CPB का मान बताइए, साइन CPB का मान बताइए, साइन CPB का मान बताइए। कह रहा है कि साइन CPB का मान बताइए, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मान बताइए कोण CPB का मान बताइए, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों मैंने क्या किया PB भुजा का और CB भुजा का अनुपात निकाल लिया, PB और CB भुजा का अनुपात निकाल लिया, ठीक है। अनुपात निकालने के लिए मैंने पॉइंट हटा, यहाँ पर 0 बढ़ा लिया, 5 × 20 5 × 15, हाँ कि ना कहोगे हाँ, 5 × 15, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार CB भुजा का PB भुजा के साथ जो अनुपात है वो 4:3 आया, हाँ कि ना कहोगे हाँ। CB और PB भुजा का अनुपात 4:3 आया, हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं।
दोस्तों ये एक समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि दोस्तों आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, मतलब यहाँ पर जो बनने वाला कोण है 90 डिग्री है। दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो ये एक समकोण त्रिभुज है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये समकोण त्रिभुज है तो ये वाली जो भुजा है हमारी कर्ण है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कर्ण है कि नहीं कहोगे हाँ। दोस्तों ये वाली भुजा हमारी लंब है, ये वाली भुजा हमारी आधार है। दोस्तों आपको पता है कि जब लंब 4 होता है और आधार 3 होता है तो ऐसी स्थिति में कर्ण की जो लंबाई होती है वो 5 होती है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हमसे पूछा था कि साइन पीबी का मान बताइए, साइन सी पी बी का मान बताइए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों साइन सी पी बी बराबर क्या होगा कहोगे, देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो इस प्रकार देखा जाए तो साइन सी पी बी बराबर होगा लंब बटे कर्ण। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों लंब कितना है कहोगे, लंब देखा जाए तो 4 है और कर्ण हमारा 5 है, तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि साइन सी पी बी बराबर जो होगा 4/5 होगा। क्या होगा 4/5 होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज STR और आयत PQRS के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज STR और आयत PQRS के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दिया गया है। मैं उस आकृति को यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें एक आयत PQRS बना के दिया गया है। क्या PQRS दिया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इसका नाम P है, इसका नाम Q है। ठीक है, इसका नाम हमारा P है, इसका नाम दोस्तों इसका नाम हमारा P है, इसका नाम हमारा P है, इसका नाम हमारा Q है, इसका नाम हमारा R है, इसका नाम है S है। ठीक है दोस्तों, इस चीज का नाम P है, इस चीज का नाम Q है, इस चीज का नाम R है, इस चीज का नाम S है, लेकिन वहां पर आपको एक तरह से C बना कर दिया गया है। हाँ कि ना हो गया हाँ, गलती से वहां पर टाइप ऐसा हो गया। ठीक है दोस्तों, PQ भुजा पर एक बिंदु T है। ठीक है, और ST को ऐसे मिलाया गया है, S और T बिंदु को ऐसे मिलाया गया है एक रेखा के द्वारा, S और T को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। हाँ कि ना हो गया हाँ, S और T को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। इसी प्रकार T और R को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है, T और R को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। हाँ कि ना हो गया हाँ। ठीक है, कह रहा है कि ये जो त्रिभुज STR है, इसका चतुर्भुज, इसका आयत PQRS के साथ अनुपात क्या होगा। आयत PQRS के साथ अनुपात क्या होगा। हाँ कि ना हो गया हाँ। कह रहा है कि ये जो त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल का आयत PQRS के साथ अनुपात क्या होगा। मतलब त्रिभुज STR और त्रिभुज PQRS के क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में मैंने बताया था, क्या बताया था कि यदि किसी समानांतर आयत समचतुर्भुज वर्ग की भुजा पर किसी त्रिभुज का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज आयत वर्ग समचतुर्भुज की किसी एक भुजा पर त्रिभुज का निर्माण किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। बताया था कि नहीं कहोगे हाँ। दोस्तों ये क्या है, PQRS कहोगे आयत है। दोस्तों PQRS हमारा आयत है और उसकी SR भुजा पर एक त्रिभुज बनाया गया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, और उस त्रिभुज का शीर्ष जो है दूसरे भुजा को टच कर रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इस पूरे आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब
आयत का क्षेत्रफल 2 यूनिट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर या 2 मीटर स्क्वायर या 2 यूनिट वर्ग यूनिट है, तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1 वर्ग यूनिट होगा। क्या होगा? 1 वर्ग यूनिट होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि यदि किसी समानांतर चतुर्भुज वर्ग आयत या समचतुर्भुज के किसी एक भुजा पर एक त्रिभुज का निर्माण किया जा रहा है और उस त्रिभुज का जो शीर्ष है दूसरी भुजा को टच कर रहा है, सामने वाली भुजा को टच कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उस चतुर्भुज के या उस आकृति के या उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि PQRS एक आयत था और उसकी SR भुजा पर एक त्रिभुज का निर्माण किया गया है और उस त्रिभुज का जो शीर्ष है सामने वाली भुजा को टच कर रहा है। ऐसी स्थिति में दोस्तों इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इस आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा। मतलब अगर इस आयत का क्षेत्रफल 2 यूनिट है, 2 यूनिट वर्ग स्क्वायर है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 या मीटर स्क्वायर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1 मीटर स्क्वायर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हमसे पूछा था कि बताइए त्रिभुज का और आयत के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना यूनिट है? कहोगे 1 यूनिट, 1 वर्ग यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आयत का क्षेत्रफल कितना है? कहोगे आयत का क्षेत्रफल है 2 वर्ग यूनिट है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज STR और आयत PQRS के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 होगा। क्या होगा? 1:2 होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे? नहीं। इस क्वेश्चन में तो थोड़ा सा भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही आराम से समझते रहिए। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि ABCD एक आयत है जिसमें P और Q भुजा BC और AD के मध्य बिंदु है। कह रहा है कि जिसमें P और Q भुजा ABC और AD के मध्य बिंदु है। कह रहा है कि और PQ पर कोई बिंदु R है। कह रहा है और PQ पर कोई बिंदु R है। ठीक है, कह रहा है कि तब त्रिभुज ARB और आयत ABCD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत ABCD है, इसलिए दोस्तों मैंने एक आयत ABCD बना लिया। ठीक है, आपके सामने एक आयत ABCD बना लिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे? नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत ABCD है, मैंने एक आयत ABCD बना लिया। ठीक है, ऐसा नहीं है दोस्तों, आप A को ऊपर भी लिख सकते थे। ठीक है, कह रहा है कि P और Q जो है भुजा BC और AD के मध्य बिंदु है। कह रहा है BC का जो मध्य बिंदु है वो P है और QD का जो मध्य बिंदु है Q है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे? नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि PQ पर कोई बिंदु R है। मतलब PQ को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया। मतलब QD का जो मध्य बिंदु Q था और CB का जो मध्य बिंदु P है उसे एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। हाँ क्या हो गया? हाँ दोस्तों एक बात बताइए, ये आयत था, हो गया। हाँ, अगर बीचों बीच से एक रेखा के द्वारा ऐसे में डिवाइड कर दे रहा हूं तो ये रेखा पूरे क्षेत्रफल, पूरे आयत को 2 बराबर भागों में बांट देगा कि नहीं कहोगे? हाँ, पूरे आयत के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देगा। दोस्तों DA का मध्य बिंदु Q है और CB का मध्य बिंदु P है, तो ऐसी स्थिति में अगर मैं QP रेखा खींचता हूं तो ये जो क्षेत्रफल है, पूरे आयत का जो क्षेत्रफल होगा 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा कि नहीं कहोगे? हाँ, 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक तो दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमें पता चलिए कि भैया ये जो रेखा है QP, इसने पूरे क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि PQ जो है उस पर एक बिंदु R है। मैंने मान लिया भैया यहाँ पर R है। ठीक है, आगे कह रहा है कि तब त्रिभुज ARB और ABCD, आयत ABCD के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। कह रहा है कि त्रिभुज ARB, मैंने ARB बना लिया। कह रहा है कि त्रिभुज ARB मतलब ये वाला त्रिभुज कहोगे? हाँ। कह रहा है इस वाले त्रिभुज और आयत जो है, कह रहा है इस वाले त्रिभुज और आयत का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए दोस्तों इस आयत का जो क्षेत्रफल है, मान लीजिए दोस्तों इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो 4 यूनिट है। क्या है? 4 यूनिट है। मान लीजिए दोस्तों इस आयत का जो क्षेत्रफल है 4 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक बात होती है, AD का मध्य बिंदु Q है और CB का मध्य बिंदु P है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर मैं Q और P को एक रेखा के द्वारा मिला देता हूं तो ये पूरे आयत का जो क्षेत्रफल है 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा कि नहीं कहोगे? हाँ, 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा।
दोस्तों पूरे आयत का क्षेत्रफल 4 यूनिट था। अगर मैं क्यूपी को खींच देता हूं एक रेखा के द्वारा, तो ये जो पूरा 4 यूनिट तो ये जो पूरा क्षेत्रफल आयत का वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। मतलब इस भाग का क्षेत्रफल 2 यूनिट रह जाएगा, इस भाग का क्षेत्रफल 2 यूनिट रह जाएगा, और इस वाले भाग का भी क्षेत्रफल 2 यूनिट रह जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों हमें पता चलेगा कि अगर पूरे आयत का क्षेत्रफल 4 यूनिट है तो क्यूपी रेखा खींचने पर इस पूरे आयत का क्षेत्रफल 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। मतलब इस आयत का क्षेत्रफल 2 यूनिट रह जाएगा और इस आयत का भी क्षेत्रफल 2 यूनिट रह जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस आयत का क्षेत्रफल कितना यूनिट है? कहोगे 2 यूनिट है। ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, इस आयत को आप देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोस्तों इस आयत में एक त्रिभुज बनाया गया है। दोस्तों इस आयत में आयत के आधार पर एक त्रिभुज का निर्माण किया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और उस त्रिभुज का जो शीर्ष है आयत के दूसरे भुजा को टच कर रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों आयत का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस आयत का क्षेत्रफल है कितना? कहोगे इस आयत का क्षेत्रफल तो 2 यूनिट है। कितना है? 2 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? कहोगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1 यूनिट होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों पूरे आयत का क्षेत्रफल 4 यूनिट था, लेकिन क्यूपी रेखा खींचने पर पूरे आयत का क्षेत्रफल 2 और 2 के हिस्से में विभाजित हो गया। मतलब इस आयत का क्षेत्रफल 2 यूनिट हो गया और इस आयत का भी क्षेत्रफल 2 यूनिट हो गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस आयत का क्षेत्रफल 2 यूनिट था, लेकिन अगर इस आयत में इस वाली भुजा पर एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा हूं तो इस आयत का जो क्षेत्रफल इस आयत में इस वाली भुजा पर अगर मैं एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा हूं तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का जो एरिया होगा, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इस वाले आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा। दोस्तों इस वाले आयत का जो क्षेत्रफल हो 2 यूनिट है, तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1 यूनिट होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कितना होगा? 1 यूनिट होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हमसे कहा था कि त्रिभुज ARB और चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। दोस्तों त्रिभुज ARB के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? कहोगे 1 यूनिट है। और चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल का अनुपात आपने कितना यूनिट माना था? दोस्तों त्रिभुज ARB का क्षेत्रफल 1 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और आयत ABCD का क्षेत्रफल आपने कितना माना था? कहोगे 4 माना था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज ARB और आयत ABCD के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 1:4 होगा। 1:4 होगा। आज ऐसा नहीं है दोस्तों, आप 6 मान के भी कर सकते हैं, 8 मान के भी कर सकते हैं, 16 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू मानने में कोई फायदा नहीं है। ठीक है। ऐसी वैल्यू मानो आप जिसे आराम से डिवाइड किया जा सके, 2 बराबर भागों में बांट सके। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों आप 1 मानते हो तो आधा आधा हो जाएगा, तो वहां पर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों मैंने 4 मान लिया। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 3 मानता तब भी दिक्कत होता, लेकिन 4 मान रहा हूँ तो दिक्कत नहीं हो रहा है। इसी प्रकार 8 मानता तब भी दिक्कत नहीं होता, 16 मानता तब भी दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब मेरा काम 4 से चल जा रहा है तो मैं क्यों इतना बड़ी वैल्यू मानने जाऊँ? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो ये भी तो ध्यान रखना है। कहोगे? हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में ABCD एक आयत है समकोण। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में ABCD एक आयत है। कह रहा है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल, कह रहा है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, 14 वर्ग सेंटीमीटर है। कह रहा है DE की जो लंबाई है EC का 3 गुना है। क्या है? EC का 3 गुना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है कि तब ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? कह रहा है कि तब ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, इस चीज को भी हम देख लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में एक आयत बनाकर दिया गया है। मैं उस आयत दोस्तों इस क्वेश्चन में एक आकृति बनाकर दी गई है। मैं उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। दोस्तों ये हमारा एक आयत ABCD है। दोस्तों ये हमारा एक आयत ABCD है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। एक आयत ABCD है। मैंने इसका नाम दे दिया ABCD। ठीक है। यहाँ तक दोस्तों आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी
नहीं होनी चाहिए कहोगे हाँ, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों डीसी भुजा पर एक बिंदु हमारा ई है, डीसी भुजा पर एक बिंदु ई है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। और बी बिंदु को ई बिंदु से एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। बी और ई बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों इस आकृति में दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा है कि समकोण जो बी सी ई त्रिभुज है वो समकोण है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा कि ये जो बी सी ई त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। और इस समद्विबाहु त्रिभुज में बीसी भुजा और ईसी भुजा की लंबाई बराबर दी है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों अब कुछ क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। कह रहा था कि नीचे दी गई आकृति में एबीसीडी एक आयत है, ठीक है। कह रहा है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बीसीई का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर है। कह रहा है कि ये जो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल जो है 14 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है मतलब ये एक समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है डीई की जो लंबाई है वो ईसी का 3 गुना है। मतलब अगर ईसी की लंबाई 1 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में डीई भुजा की लंबाई जो है 3 यूनिट होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब अगर ईसी भुजा की लंबाई 1 है सेंटीमीटर है तो डीई भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कह रहा है कि तब बताइए एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा, एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं डीवी विकर्ण को ऐसे खींच दे रहा हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने डीवी विकर्ण को ऐसे खींच दिया, डीवी विकर्ण खींच दिया, ठीक है। डीवी विकर्ण को मैंने खींच दिया। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोस्तों मैंने डीवी विकर्ण को खींच दिया, डीवी विकर्ण खींचा, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। आप दोस्तों जैसे मैंने डीवी विकर्ण को खींचा तुरंत आपने देखा कि यहाँ पर 2 त्रिभुज बन के तैयार हो गए, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों डीवी विकर्ण को खींचते ही यहाँ पर 2 त्रिभुज बन के तैयार हो गए, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज का शीर्ष क्या है, बी है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। और इस वाले त्रिभुज का भी शीर्ष बी है। दोस्तों इस वाले त्रिभुज का शीर्ष बी है और इस वाले त्रिभुज का भी शीर्ष यही है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है और दोस्तों आपको ये बात पता है कि जब दो त्रिभुज का एक ही शीर्ष होता है, दोस्तों आपको ये बात पता है कि जब 2 त्रिभुज का एक ही शीर्ष होता है, आपको दोस्तों बात पता है कि जब 2 त्रिभुज का एक ही शीर्ष होता है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उनके आधार का होता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये इस त्रिभुज के आधार का अनुपात जो है 3:1 है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, ऐसी स्थिति में दोस्तों इस और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 3:1 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 यूनिट है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1 यूनिट होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है, 1 वर्ग सेंटीमीटर है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, इतने एरिया का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है, इतने एरिया का क्षेत्रफल 3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल कितना है कहोगे 4 वर्ग सेंटीमीटर होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। 4 वर्ग सेंटीमीटर मतलब 4 यूनिट होगा कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है कहोगे, देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो 1 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कितना है 1 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 14 है, क्या है 14 है, ठीक है। दोस्तों इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल कितना है कहोगे 4 यूनिट है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों 1 यूनिट बराबर 14 वर्ग सेंटीमीटर के 14 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो 4 यूनिट बराबर कितने के कहोगे 56 के, क्या 56 सेंटीमीटर स्क्वायर के, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। 56 सेंटीमीटर स्क्वायर के मतलब इतने भाग का एरिया कितना है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों। आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में कि समांतर चतुर्भुज में अगर मैं एक विकर्ण खींचता हूँ तो वो विकर्ण पूरे क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। जिस प्रकार दोस्तों समानांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण खींचने पर पूरा क्षेत्रफल 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, उसी प्रकार दोस्तों आयत में अगर मैं कोई एक विकर्ण खींच दो तो वो उस आयत का क्षेत्रफल 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ।
मतलब अगर इस आयत का क्षेत्रफल 2 यूनिट था, 2 वर्ग सेंटीमीटर था, 2 वर्ग सेंटीमीटर था, तो ऐसी स्थिति में ये विकर्ण खींचने पर 1 और 1 वर्ग सेंटीमीटर के स्क्वायर में बढ़ गया होगा क्षेत्रफल। हाँ कि ना हो गया? हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। दोस्तों इसका पूरा एरिया कितना है? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ कि ना हो गया? हाँ, तो इसका भी तो एरिया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, हो गया? हाँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसका भी 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका भी 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? 56, इसका भी 56, इसका भी 56 है, तो पूरे आयत का क्षेत्रफल देखा जाए तो 112 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हाँ कि ना हो गया? हाँ। या दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते थे दोस्तों, इस एरिया का क्षेत्रफल कितना है? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ कि ना हो गया? हाँ। अगर दोस्तों मैं इस लाइन को भूल जाऊं तो मैं कह सकता हूं कि इस वाले त्रिभुज का एरिया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हो गया? हाँ, ठीक है। दोस्तों इस वाले त्रिभुज का एरिया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ कि ना हो गया? हाँ। मतलब एक त्रिभुज का एरिया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ कि ना हो गया? हाँ। तो दोस्तों इस वाली लाइन को भूल जाइए। अगर मैं एक विकर्ण ऐसे खींच देता हूं तो 2 त्रिभुज बनेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस वाले त्रिभुज का एरिया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब एक त्रिभुज का एरिया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 त्रिभुज का एरिया होगा कितना? 112 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? 112 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार भी आप निकाल सकते थे, चाहे आप 56 2 बार जोड़ो, चाहे 56 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, बात एक ही है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन हम लेकर सोल्व करने। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में ABCD एक आयत है जिसमें AEEF और FB बराबर है। कह रहा है कि दी गई आकृति में ABCD एक आयत है जिसमें AEEF और FB बराबर है। ठीक है। कह रहा है ज्ञात करो कि त्रिभुज CEF और आयत ABCD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? आयत ABCD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों इस आकृति को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। इस क्वेश्चन में भी दम नहीं है, ठीक है। दोस्तों ये हमारा एक आयत ABCD है। दोस्तों ये हमारा एक आयत ABCD है, ठीक है। दोस्तों इस आयत ABCD में इस आयत ABCD में AB भुजा पर 2 बिंदु हैं AB भुजा पर E और F, ठीक है। E और F है, ठीक है। दोस्तों F को C से मिलाया गया है। दोस्तों F और C को मिलाया गया है एक रेखा के द्वारा। दोस्तों F और C को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों E और C को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। E और C को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। E और C को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। E और C को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा है कि AE, EB, EF और FB की लंबाई बराबर है। कह रहा है कि AE और EF और FB की लंबाई बराबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब अगर AE की लंबाई 1 है तो ऐसी स्थिति में EF की लंबाई भी 1 है और FB की भी लंबाई भी 1 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। तो दोस्तों तो इस प्रकार देखो तो AE, EF और FB की लंबाई का जो अनुपात है 1:1 है। हाँ, 1:1 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इस प्रकार देखो दोस्तों तो AE, EF और FB की लंबाई का अनुपात जो है 1:1 है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि CEF, कह रहा है कि CEF मतलब इस वाले त्रिभुज कह रहा है। हाँ कहोगे? हाँ। कह रहा है कि दोस्तों CEF और चतुर्भुज आयत ABCD का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने AC विकर्ण खींच लिया। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने AC विकर्ण खींच लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने AC विकर्ण खींच लिया। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज का शीर्ष C है, इस त्रिभुज का भी शीर्ष यही है और इस वाले त्रिभुज का शीर्ष भी यही है।
दोस्तों इस वाले त्रिभुज का शीर्ष ये है, इस वाले त्रिभुज का भी शीर्ष यही है, और इस वाले त्रिभुज का भी शीर्ष यही है। और आपको ये भी बात पता है कि जब जब दो या दो से अधिक त्रिभुजों का एक ही शीर्ष होता है तो ऐसी स्थिति में उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उनकी आधार का होता है। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों, इस और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, इस और इस त्रिभुज के आधार का जो अनुपात है 1:1:1 है। तो ऐसी स्थिति में इस और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 1:1:1 होगा, 1:1:1 होगा। हाँ कि नहीं? हाँ मतलब अगर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1 यूनिट होगा, और इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1 ही यूनिट होगा। हाँ कि नहीं? हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है दोस्तों, इतने भाग का क्षेत्रफल हमारा 1 वर्ग सेंटीमीटर है, इतने भाग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है, और इतने भाग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल कितना है? हो गया 3 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, दोस्तों अगर यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल 3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो यहाँ से तो अगर दोस्तों इतने पार्ट का एरिया 3 वर्ग सेंटीमीटर है तो इस वाले पार्ट का भी एरिया 3 वर्ग सेंटीमीटर होगा। हो गया। हाँ दोस्तों, अगर इस वाले पार्ट का एरिया 3 वर्ग सेंटीमीटर है तो इस वाले पार्ट का भी एरिया 3 वर्ग सेंटीमीटर होगा। हो गया। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो पूरे आयत का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है, 6 यूनिट है। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ पूरे आयत का क्षेत्रफल 6 यूनिट है। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ 6 वर्ग सेंटीमीटर है या 6 यूनिट है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए CEF का आयत ABCD के साथ अनुपात क्या है। दोस्तों CEF का क्षेत्रफल कितना है? कहोगे देखिए CEF का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है। मैंने कहा ठीक है। आयत ABCD का क्षेत्रफल कितना है? कहोगे आयत ABCD का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो आयत त्रिभुज CEF और आयत ABCD का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 1:6 होगा। क्या होगा? 1:6 होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।